वेलकम दोस्तों। आज हम लोग हिंदी भाषा के दूसरे वीडियो पे हैं और इसमें पढ़ेंगे कि और क्या क्या है हिंदी भाषा के गुणों में से। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि स्वर क्या है, वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है, व्यंजन को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया था। तो आपने पढ़ा था जैसे आपका व्यंजनों को आपको स्पर्श व्यंजनों में डिवाइड किया गया था। इसके अलावा आपने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन पढ़ा है, ऊष्म व्यंजन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसके अलावा लुंठित व्यंजन आपने पढ़ा है और उत्क्षिप्त व्यंजन भी आपने पढ़ा है। तो इन सबको दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं फिर से दोहरा देता हूं जो थोड़ा सा कठिन है। जैसे आपका है अघोष व्यंजन। पेपरों में यही पूछ लेता है कि अघोष व्यंजन कौन सा है, आपको एग्जाम्पल दे देगा फिर बताना होगा। तो आप बताएंगे कि किसी भी वर्ग का आपका जो पहला है और दूसरा व्यंजन होता है वो आपका अघोष व्यंजन होता है। आपका दूसरा पूछ सकता है कि सघोष व्यंजन क्या है। सघोष व्यंजन या सघोष कहिए या घोष कहिए, दोनों एक ही बात है दोस्तों, ठीक है ना। कि घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी भी वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन है वो आपका सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, सघोष या जैसे एग्जाम्पल में जैसे इसमें हम ले लेंगे काखा ले लें, चाछा ले लें, पाफा ले लें, इस तरीके से। और इसमें आपका गा, घा, अंगा और आपका जा, झा, इया और बाकी लिखेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया। इसीलिए आपका इसी में हमने आपको अल्प प्राण व्यंजन पढ़ाए हैं और महाप्राण व्यंजन पढ़ाए हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आपका अल्प प्राण होता है और आपका दूसरा और चौथा व्यंजन आपका दोस्तों क्या होता है, महाप्राण होता है। अब इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब हम देखिए लेटर्स तो आप पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा में कितने शब्द होते हैं बताइए दोस्तों। तो आप बताएंगे कि हिंदी भाषा में जो इंग्लिश भाषा के शब्द होते हैं कितने। इंग्लिश भाषा में सबको पता होता है कि 26 होते हैं, उसको आप दुगना कर दीजिए तो हिंदी भाषा में 52 शब्द होते हैं। इसको आप लोग गलती मैं समझता हूँ आप लोग नहीं करेंगे। अब इसके बाद आते हैं शब्द नहीं दोस्तों, यहाँ पे अक्षर की बात हो रही है या वर्ण की बात होती है। हिंदी भाषा में आपके 52 वर्ण या अक्षर होते हैं। अब शब्द क्या होते हैं, शब्द की परिभाषा आप लोग सभी जानते हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो आप कहेंगे सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। यानी कई सारे वर्ण आपस में मिल जाएं और कोई उसका अर्थ निकल रहा हो, बिल्कुल सार्थक अर्थ निकल रहा हो, तो वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तो यह हम कह सकते हैं कि एक या अनेक अक्षरों के मेल से निर्मित सार्थक समूह। क्या कि एक या, मेरे साथ साथ लिखिएगा, अनेक अक्षरों के मेल से निर्मित सार्थक समूह, यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ हो तो क्या कहलाते हैं, उनको हम, उन ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, मेरी आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा ताकि आप लोग को नोट कर सके और हर चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते, चलिए आप ही का जो नाम हो, जो भी शुभ नाम होगा, जैसे हमने लिख दिया राम, कबीर, ठीक है ना, जीरा, ये सब क्या है, अक्षरों के मेल से निर्मित शब्द है। अब देखिए पेपर में आएगा, अक्सर लोग गलती करते हैं, जैसे पूछ ले कि कबीर में कितने वर्ड हैं, बताइए दोस्तों कबीर में कितने वर्ड आप लोग बताएंगे। तो देखिए एक तो आपका हो गया का, बा हो गया,
इसमें आपकी ई की मात्रा भी है और ये आपका रा है। तो कबीर में दोस्तों कितने वर्ड हो गए? अब आप गिन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि कबीर 4 अक्षरों या 4 वर्णों से मिलकर के बना है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम पूछ लें कि वे, तो वे में कितने वर्ड हो जाएंगे? आपका व अब प्लस ए से मिलकर के बना है, तो वे आपके 2 वर्णों से मिलकर के बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आपसे पूछे कि जाते में कितने वर्ण होंगे, तो ये आपको कमेंट में बताइएगा। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा कि यही सारे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। टीटी वाले में ऐसे ही पूछता है और कहेंगे हमको तो आता था लेकिन हम लोग थोड़ी सी गलती कर आए। अरे ध्यान नहीं दिया, कैसे नहीं ध्यान दिया? आप लोग ध्यान से पढ़िए, सब ध्यान में आएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो चलिए अब हम थोड़ा शब्द भेद भी चलते हैं। ठीक है। शब्द भेद का मतलब है शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो आपके शब्द भेद है या शब्द के प्रकारों में है, तो ये आपके 2 होते हैं। एक तो होते हैं आपके सार्थक शब्द और दूसरा आपका बनेगा निरर्थक शब्द। अब दोस्तों सार्थक शब्द क्या होते हैं? जब आपके एक या अनेक अक्षरों के मेल से या एक से अधिक अक्षरों के मेल से कोई ऐसा शब्द बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वास्तव में अर्थ निकलता है, वो तो आपका सार्थक शब्द हो जाए। जैसे आपने लिखा घर लिखा, विषय लिखा, राम लिखा, किताब लिखा, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द होते हैं जो मिला तो सकते हैं। जैसे हमने लिखा फट, ये भैया कौन से शब्द है? टन। ये सब क्या है? निरर्थक शब्द है। जैसे हमने लिखा लप, ठीक है ना। तो ये सब क्या है दोस्तों? है तो शब्द, क्योंकि ये कुछ न 2 वर्णों से मिलकर के बना है या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर के बना है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, क्या वास्तव में निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा? तो आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निरर्थक शब्द क्या करते हैं? सार्थक शब्दों के साथ मिलकर के भी अर्थ देते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं दरवाजा फट से खोलो, दरवाजा फट से खोलो। अब यहाँ पे जो हिंदी भाषा समझता है वो जान जाएगा कि यहाँ पे फट का मतलब है जल्दी। अब जैसे हम लिखे रोटी ओटी, तो दोनों को मिला करके हम लोग तो पढ़ लेते हैं कि रोटी ओटी में क्या है? ओटी के तो आपका निरर्थक शब्द है, लेकिन साथ में मिलके पढ़ते हैं तो कुछ समझ में आता है। जैसे हमने लिखा काम धाम। अक्सर पूछते हैं, हमारी हिंदी भाषा में विकसित भी हैं कि भैया क्या काम धाम करते हो, तो आप बताएंगे कि काम के साथ धाम का कोई अर्थ तो नहीं है, लेकिन दोनों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं तो अर्थ निकलता है, क्योंकि धाम आपका निरर्थक है, काम आपका सार्थक शब्द है। तो मैं समझता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो निरर्थक शब्द का मतलब है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो आपके निरर्थक शब्द होते हैं। और पूछे सार्थक शब्द क्या है, तो आप बताएंगे जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बनावट के आधार पे हम चलते हैं कि शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। कि बनावट के आधार पर, तो दोस्तों बनावट के आधार पे आपके शब्द 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? शब्दों के भेद आपके 3 प्रकार के हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक तो पहले नंबर पे आपका रूढ़ी शब्द है, रूढ़ी शब्द है। दूसरा आपका यौगिक शब्द है और तीसरा है आपका दोस्तों योग रूढ़, योग रूढ़ी शब्द। अब रूढ़ी शब्द क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों रूढ़ी शब्द वे सार्थक शब्द होते हैं जिनको आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी उनके और भी टुकड़े आप लोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा राम,
अब राम में रा और माँ अलग कर देंगे तो फिर उसका कोई भी अर्थ नहीं आएगा। या हमने लिखा आम, या हमने लिख दिया बाजार, ठीक है, या लिखा हमने हाथ। ये क्या है? रूढ़ि शब्द है, यानी इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और यौगिक, यौगिक का मतलब देखिए दोस्तों मिश्रण होता है। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, विज्ञान में, कि यौगिक मिश्रण के रूप में है। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें आपके जो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी जो अकेले नहीं एक से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा विद्यार्थी, विद्यार्थी आपके किससे? विद्या से बना है और प्लस अर्थी शब्द से, दो शब्दों से मिलके बना है। विश्वविद्यालय, क्या दोस्तों? विश्वविद्यालय। पाठशाला, पंचवर्षीय, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं जो यौगिक शब्द होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें योग रूढ़ि शब्द क्या होते हैं, ठीक है ना? ये भी शब्द क्या है? तो आप कहेंगे योग रूढ़ि क्या शब्द होते हैं? तो आप बताएंगे जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है ना? इसमें भी क्या है? इसमें भी आपके दो या दो से अधिक शब्द आएंगे, दो से अधिक शब्दों के योग से बने, वो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे जो शब्द बनते हैं उनका कोई अर्थ ना हो करके वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है दोस्तों? अर्थ तो होता है लेकिन वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है? यानी आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि ये सामान्य अर्थ न दे करके कोई विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है? यानी ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से आपके क्या बनते हैं? योग रूढ़ शब्द बनते हैं, लेकिन ये समान अर्थ ना दे करके विशेष अर्थ। जैसे हमने लिखा पंकज, अब पंकज को हम लिखे कि आपका पंक है प्लस जा है। पंक मीस आपका कीचड़ होता है और जा मीस होता है उत्पन्न होना, यानी कीचड़ में उत्पन्न। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है आपका पंकज का एक ही समान अर्थ है, वो होता है कमल। जो आपका कमल का फूल होता है वो पंकज कहलाता है, ठीक है? इसी तरह आपका हम लिख सकते हैं जलद, यानी जो हमको जल दे। तो इसका जो अर्थ है एक ही अर्थ है, बादल। देखिए जल हमको मनुष्य भी दे सकता है, नदी से भी मिल सकता है, ठीक है? इसी तरह हम लिख सकते हैं लंबोदर। लंबोदर का मतलब एक अर्थ है गणेश भगवान आपके, और इसी तरह आपका लिख सकते हैं दशानन। ये सब क्या है? योग रूढ़ शब्द जिनका स्वयं का अर्थ तो है लेकिन ये विशेष अर्थ देते हैं, मतलब किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं समझता हूँ दोस्तों इतना आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। और यहाँ के बाद अब मैं आपको कुछ और शब्दों पे आता है कि उत्पत्ति के आधार पे कुछ शब्दों पे आते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे शब्द आपके चार प्रकार के होते हैं। किसके? उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पे दोस्तों कौन से चार शब्द है? तो आप कह देंगे पहला है आपका तत्सम शब्द, ये आपको आगे पढ़ना भी है। एक आपका तद्भव शब्द है, एक आपका देशज शब्द है, और एक आपका विदेशज है, ये विदेशी शब्द है। ये चार प्रकार के शब्द हैं उत्पत्ति के आधार पर, और हर भाषा में होते हैं, ठीक है? तो तत्सम का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों ये सब हम हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा। तो तत्सम शब्द क्या है? तो आप बताएंगे कि ये संस्कृत के वो शब्द हैं, संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया ले, जो संस्कृत में होते हैं वही हिंदी में भी प्रयोग कर लिए जा रहे हैं, ज्यों का त्यों सेम उसी तरह प्रयोग कर ले रहे हैं। जैसे हमने लिखे पुष्प,
पुष्प देखिए दोस्तों है तो संस्कृत शब्द, लेकिन इसे हिंदी में भी हम पुष्प ही बोलते हैं। इसी तरह आपका जैसे हमने लिखा अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी अग्नि हम बोलेंगे और हिंदी में भी अग्नि ही बोलेंगे, जैसे हम बोले फल। ठीक है दोस्तों, तो ये सब 3 उदाहरण है। अब बहुत सारे तत्सम शब्दों के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। अभी तो आप लोगों को हिंदी में बहुत कुछ पढ़ना है। इसके बाद आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब दोस्तों, तद मतलब उससे, ठीक है ना, यानी उससे उत्पन्न, यानी वह शब्द जो तत्सम शब्दों से बने होते हैं या तत्सम शब्दों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि का ही आगे चल करके आग बन गया, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि तद्भव शब्द क्या है, तो आप बोलेंगे कि संस्कृत के वे शब्द हैं, लेकिन क्या है, धीरे धीरे इनके रूप बदल गए और ये हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे आपका है फूल है, ठीक है, आग है, हाथ है, ये शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। जैसे आपका आम है, घी है, ये सब क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। अब देशज शब्द में आ जाते हैं। कोई पूछे देशज शब्द क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जिन शब्दों के विषय हमको ज्ञान ही नहीं होता है कि वो किस भाषा में से लिए गए हैं, तो उन्हें आप बोल देंगे कि ये देशज शब्द है, ठीक है ना। यानी इन शब्दों के बारे में हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। जैसे आपका है खिड़की, यानी ये बहुत ही पुराने शब्द होते हैं, इनके बारे में हमको जानकारी होती ही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार आपका ठेस है, लोटा है, डिब्बा है, ये क्या है? देशज शब्द है। और इनके बारे में, यानी इनकी उत्पत्ति के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से लिए गए। तत्सम के बारे में पता चल जाता है कि ये संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव के बारे में पता चल जाता है कि ये क्या है, उन्हीं संस्कृत शब्दों से बने हुए हैं जिनका आगे चल के हिंदी में हमने यूज कर लिया है। लेकिन देशज शब्दों की उत्पत्ति के बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा विदेशज है या विदेशी शब्द है। तो विदेशी शब्द से तो समझ में ही आ रहा है कि वे शब्द जो विदेशी शब्द तो होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हिंदी में प्रयोग करते करते यानी उनका परिवर्तित रूप हिंदी में भी स्वीकार कर लिया गया है। और इन सबको क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आपका फारसी भाषा के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जापानी भाषा के शब्द हैं। इनको धीरे धीरे हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग कर लिए हैं, ठीक है। जैसे आपका फारसी में आपका आएगा आदमी। अब आदमी देखिए दोस्तों, हिंदी में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार आपका उम्मीद, ये भी आपका फारसी भाषा का है, ठीक है। इसी तरह अंग्रेजी में आपका अपील है, इंच है, इस तरह बहुत सारे शब्द हैं। इनकी लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो में पूरी लिस्ट बना के दे दूंगा, जिसको आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। इसके बाद में हम लोग दोस्तों पिकारी शब्दों को पढ़ेंगे, यानी ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे और इनका विस्तार से दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आपसे निवेदन है कि मेरी हेल्प करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपके साथ रहूँगा और आपकी टीटी की तैयारी में आपकी जो भी मुझसे हो सकता है मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों।